संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विश्व के लोगों की आवाज उठाई जाती है और आज हम इस संविधान की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाते हुए आज संविधान की सीरीज के अंतिम एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। तो हम आज आज के एपिसोड में मतलब जितने भी हमने प्रावधानों की चर्चा की है उनके संबंध में हम थोड़ा निष्कर्ष भी जानेंगे और उससे पहले जो बचे हुए कुछ मुद्दे हैं उन पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद में मेहमानों के विचार भी हम लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार और साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ महिपाल सिंह जी, राष्ट्रीय ऋषि जी और भगवान दास जी जुड़े हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में अनुसूचियों की चर्चा की और हम अनुसूचियों की चर्चा करते करते 8वीं अनुसूची तक पहुंचे थे और आज हम थोड़ा सा 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, क्योंकि हमारे देश में जो संविधान है उसमें पहले 8 अनुसूचियां थी जिसमें से 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं वह तो चलो ठीक है, उनको संवैधानिक मान्यता मिली हुई है, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी भी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है क्योंकि उसमें केवल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो क्या जो अन्य भाषाएं, अन्य बोलियां हैं उनके साथ अन्याय की स्थिति आपको लगती है? सबसे पहले महिपाल सिंह जी, आपके विचार इस मुद्दे पर है। देखिए, भाषा तो ऐसा है कि भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है। वो कल्चर उनका, जो उनकी एजुकेशन, उनका जो लिटरेट जो है कितना है, उस पे भी आधारित है। वो भाषा कितने लोगों में और कितने क्षेत्रफल में बोली जाती है। अब उस पे अन्याय अत्याचार का तो कह नहीं सकते क्या अन्याय अत्याचार है। ये तो सरकार को लगना चाहिए कि वो भाषा कितने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। अगर सरकार को लगता है कि ज्यादा लोगों में वो बोली बोली जाती है और लोगों की मांग होती है कि उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए उस भाषा को, तो बहुमत के आधार पर संसद को पावर है ये तो कि वो गजेट नोटिफिकेशन लाए और उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करे। अभी तो दुनिया में भाषा जो चल रही वो इंग्लिश ही चल रही, पूरा इंग्लिश का ही प्रभाव चल रहा पूरे हर स्टेट, हर कंट्रियों में। जी, तो जैसे एक प्रभावी भाषा जो अभी हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो तो है ही मुद्दा, लेकिन 8वीं अनुसूची का जो निर्माण है वो इसीलिए किया गया है क्योंकि हम अपनी राष्ट्र में निर्मित हमारी देसी भाषाओं को भी संरक्षण दे सके, क्योंकि हम देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं है। तो हम जैसे विभिन्न भाषाएं उसमें शामिल है और सरकार क्या फैसला लेती है वो अलग बात है, लेकिन हम अपने मेहमानों के विचार भी इस मुद्दे पर जानना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय ऋषि जी, आपके विचार इस मुद्दे पर क्या है और आप क्या कहेंगे इस बारे में कि किसी भाषा को बचाने के लिए नियम लागू करना या सरकार की भूमिका कितनी होती है, या फिर आपको लगता है कि सरकार से ज्यादा भूमिका समुदाय की है, समाज की है? राष्ट्रीय भाषा के 8वीं अनुसूची में भाषा और शामिल करना ना करना, इसको जानने के पहले भाषा होती क्या है इस पे विचार हो जाना चाहिए। छोटा बच्चा होता है, जो शिशु होता है, जो महज 1 साल का होता है, छोटा। अब बताओ कि उसकी अपनी मांग होती है। अब वो मांग, अपनी मांग मानने के लिए, मांग को अभिव्यक्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग करता है? वो रो के बोलता है, इशारे से बोलता है, चीख के बोलता है। अब
यहाँ उसकी मांग पूरी होनी चाहिए कि उसको दूध चाहिए, या उसको पेट दर्द हो रहा है, या उसको बाहर खेलने जाना है, लेकिन ये सब बात एक ही भाषा में बोलता है, रो के बोलता है। ठीक है ना? तो यह क्या बताओ, ये भाषा सबको लागू हो जानी चाहिए क्या? हमको भी वो भाषा का राष्ट्रीय दर्जा मिल जाना चाहिए क्या? यहाँ समझे। अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? उस बच्चे को वो भाषा सिखाना जो माँ की भाषा है। यहाँ से मातृभाषा शुरू हुई, ताकि उसकी जायज मांग को वो बच्चा रख सके और वो प्रौढ़ हो सके। अगर हम ये करने लग जाएं कि उस बच्चे की भाषा को हम सीखें और उसको दर्जा दें, मतलब हम ए बे आ ऊ उसी से काम चलाना शुरू करें, उसको भी दर्जा दें, यानी जितनी भी क्षेत्रीय भाषा है उनको महत्व देने से ज्यादा बेहतर यह है कि उनको राष्ट्रीय भाषा, जो राष्ट्र की भाषा है, उसको सिखाने के लिए उसको योग्य बनाना, उसको एजुकेशन देना, न कि सब भाषा को मान्यता देना। सरकार की या माँ की जिम्मेदारी होती है, यानी जो भी वरिष्ठ होता है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको एजुकेशन स्तर को बढ़ाएं, न कि उस सब चीजों को लागू करते जाएं। शायद मेरी बात आप सब समझ चुके होंगे। मैं भाषा के विषय में ज्यादा उस विस्तार को नहीं चाहता हूं कि ज्यादा भाषा हो, क्योंकि नहीं तो हम विषयों को नहीं समझ पाएंगे, केवल भाषा ही हमारे पास रह जाएगी। एक बच्चा अगर 10 भाषा सीखेगा तो विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी को कब सीखेगा? यानी भाषा स्वयं समस्या हो गई। लेकिन भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, अपनी बात को कहने का माध्यम है, न कि भाषा स्वयं समस्या बन जाए। इसलिए भाषा को कम से कम एक राष्ट्र के लिए कम से कम होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर राष्ट्र अगर को सबल बनाना है तो एक राष्ट्र एक भाषा होनी चाहिए। जी। यानी आप उसको इस रूप में देखते हैं, यानी कि जो भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है और जिस भी भाषा में संप्रेषण आसान हो सके, समझ विकसित हो सके, उसका प्रयोग करना चाहिए और चीजें सही प्रकार से वर्क करनी चाहिए, ये ज्यादा महत्व। जी। हमारे एक और मेहमान भगवान दास जी, आपसे हम चाहेंगे कि आप भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। जैसे हमने अभी 8वीं अनुसूची की बात की, अब हमारी एक और अनुसूची है 9वीं अनुसूची। अब देखिए, जब शुरुआत में संविधान लागू हुआ था तब तो 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन हमने धीरे धीरे निरंतर बढ़ते हुए 12 अनुसूचियों तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में संविधान में जोड़ी गई और उसमें प्रावधान ये था, यानी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह भूमि सुधार कानूनों को लागू करना था और इनको लागू करने में जो हमारी न्यायपालिका है उसका हस्तक्षेप ना हो, इसके लिए 9वीं अनुसूची में उन कानूनों को शामिल किया गया ताकि उनकी न्यायिक समीक्षा ना हो और न्यायिक समीक्षा से बचा जा सके। लेकिन फिर हुआ ये कि धीरे धीरे अन्य राजनीतिक हितों वाले कानून अन्य भी उस 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने लगे, जिससे कि जो हमारा मूल ढांचा है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूलभूत ढांचा है, उस पर प्रभाव पड़ने लगा। तब जाकर 2007 में IR केलू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची के इस प्रावधान को खारिज कर दिया कि उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, यानी कि अब चाहे कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा तब भी उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। तो ये तो पूरा ओवरऑल हमने समझा कि 9वीं अनुसूची को लाया क्यों गया था और क्या उसका मुख्य प्रावधान था और फिर क्या चेंजेस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुए। तो इसको पूरे समझते हुए मैं मेहमानों से ये जानने का प्रयास करूंगी कि किस प्रकार से सरकार ने एक कानून बनाया और उसका दुरुपयोग की क्या संभावनाएं थी और आपको क्या लगता है कि न्यायिक समीक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर जो सामाजिक सुधार कानून लागू करना है वो ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ऋषि जी, आप इस पर अपने विचार रखें, आपको क्या लगता है 9वीं अनुसूची पर? हाँ, जो आपने पूछा है कि न्यायिक समीक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर सामाजिक सुधार, दोनों ही एक ही बात है। अगर इसको एक दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक सुधार है, ये भी न्यायिक समीक्षा ही है, और जो न्यायिक समीक्षा है वो भी सामाजिक सुधार है। कि दोनों का पर्पस और दोनों की दिशा एक है। पर यहाँ पर एक बात विरोधाभास कर जाती है, जब जो सत्ता से बैठे राजनेता लोग किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी चीज को बायस होकर निर्णय लेने लगे,
या उस प्रकार से, तो न्यायिक समीक्षा थोड़ी पार्शल हो जाती है। लेकिन हम फिर ये बात कहेंगे कि यदि लोकहित के लिए जो कार्य किया जा रहा है तो उसमें सामाजिक सुधार न्यायिक समीक्षा के साथ होता रहना चाहिए। तो जैसे हमने अभी 9वीं अनुसूची की पृष्ठभूमि को समझा, तो आप ये बताएं कि जो सरकार ने पहले निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने ये न्यायिक समीक्षा को रद्द करते हुए 9वीं अनुसूची में जो कानून डाला जाएगा वो लागू रहेगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ नहीं बोल सकती, वो ज्यादा ठीक था या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को पलटा और न्यायिक समीक्षा को ज्यादा महत्व दिया, ये ज्यादा सही है? मतलब हम प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दें या फिर अगर किसी उद्देश्य को गलत तरीके से भी अगर लागू किया जा रहा है तो वो सही होगा? क्योंकि अगर इस तरीके से कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं अगर आप एक ही इंसान या एक ही केंद्र बिंदु पर सारी शक्तियां दे देंगे। तो पूरा ओवरऑल आप इससे क्या समझते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी मैडम, भारत के जो सत्ताधारी जो ब्राह्मण है कांग्रेस बीजेपी के, उन्होंने क्या करा कि भारत में जो मूल निवासी लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, वो जागृत होने लगे, अपने हक अधिकार को समझने लगे, अपने वोट को समझने लगे। तो इन लोगों ने ये देखा कि अगर हम कोई भी कानून बनाते हैं इनके विरोध में, तो जनता उसको वोट के रूप में हमारे विरोध में उपयोग करेगा। तो इन्होंने क्या करा, अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बिठाना शुरू करा। बहुसंख्या जो है बहुजन समाज की, उनके जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेंगे, ना के बराबर। तो इन्होंने क्या करा कि अपना जो काम था वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट देखेगी, समीक्षा करेगी क्या सही है क्या गलत है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस काम पे लगाया। अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देती है, उसको बाद में कोई उनके जो जजेस आता है मनुवादी विचारधारा का, उसको अच्छा लगता है या सरकार के इशारे में उसको पलटना, तो पलट देता है और बोलते हमने उस निर्णय की समीक्षा कर लिया। आज के समय में वो जो पहले दिया हुआ निर्णय है वो आज सही तरीके से फीडबैक पे नहीं बैठता है, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से न्यायिक समीक्षा के नाम पे भारत में कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और ये जो लोग सत्ता में ही बैठे रहना चाहते हैं, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, बस इनका ही खेल चलता रहे, बाकी भारत का बहुसंख्यक समाज अपनी समस्याओं में उलझा रहे हैं। तो समीक्षा के नाम पे भी यहाँ बहुसंख्यक समाज पे छली हो रहा है, वो सुधार का कोई रोल ही नहीं है उसमें। आज सुधार होता अगर समीक्षा के नाम पे, जिन्होंने इन्होंने जजमेंट उन दिए हैं वही जजमेंट बाद में बदल दिए इन्होंने। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी बहुसंख्यक समाज को न्याय नहीं दे रहा है, समीक्षा के नाम पे सिर्फ बहला फुसला कर रख रहा है, उसको मैनेज करके, जनता को मैनेज करके रख रखा है। बाकी कोई न्याय की यहाँ पे भारत में तो सुप्रीम कोर्ट न्याय तो कर ही नहीं रही है। जुडिशरी देखें हम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो न्याय के नाम पे वो सिर्फ निर्णय करते हैं, फैसले सुना देते हैं, उनके फैसले भी सरकार नहीं मानती है, सरकार भी नहीं मानती फैसले उनके, जजमेंट उनको। अगर सुप्रीम सर्वे सर्वा होती तो यहाँ के नेताओं को जेल में डाल देती, क्यों नहीं डाल पा रही है, क्यों नहीं सुन रहे नेता इनकी? क्योंकि नेता यहाँ सत्ता में ये हालत हो गई कि वोट को भी उन्होंने जीरो कर दिया ईवीएम के माध्यम से। तो ईवीएम के माध्यम से मनमानी कर रही सरकार। तो ये जो समीक्षा का जो सिस्टम है उससे कोई सुधार नहीं हो रहा है। सुधार होता तो आज हम चीन, जापान, कोरिया, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इसको टक्कर देते। आज भी हम उनसे 100 साल 70 साल पीछे हैं। जी हमारे एक और साथी उमेश मंसूरे जी जुड़े हैं, जी सर। तो एडवोकेट हैं, जो अन्य एनुअल साथी भी हाईकोर्ट। बोलना चाहते हैं वो अपने माइक और कैमरे को ऑन कर ले ताकि उनसे भी चर्चा
जी सर। तो उमेश जी, आपसे हमारा सवाल भाषा के संबंध में रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हमने 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के बारे में बात की। तो आप, जैसे एक उदाहरण के तौर पर डोगरी भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही द हिंदू में आर्टिकल आया था जिसमें डोगरी भाषा मतलब एक तरीके से विलुप्ति की कगार पे पहुंच गई है, बहुत कम लोग उस भाषा को जानते हैं। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि उस सूची में शामिल कर लेने के बावजूद भी अगर कोई भाषा सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित फिर हमें मतलब हमारे कल्चर को या हमारी भाषाई विविधता को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और क्या सरकार इसमें भूमिका निभाएगी या जनता? उमेश। सभी को जय मूल निवासी। मैं हूँ उमेश मंसूरे, इंदौर से। और मैडम ने बताया अभी 8वीं और 9वीं अनुसूची की जो बात चल रही है, तो अगर भाषा की हम बात करें तो हमारे देश में देखें कि हर 100 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाती है। और भाषा और धर्म का हमारे देश में शुरू से ही झगड़ा चला है। क्योंकि अगर आप तमिलनाडु सरकार को देख लीजिए, केरल सरकार को देख लीजिए, हर व्यक्ति अपनी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं कि भाषाई आधार पर लोग रिजर्वेशन भी मांग रहे हैं। ये हमने काफी बार देखा है। बट अगर हम आर्टिकल 29, 30 की बात करें या जो संस्कृति की हम बात करते हैं, तो भाषा व्यक्ति की एरिया वाइज डिसाइड होती है। छोटी छोटी जगह पर हर 100 किलोमीटर में भाषा, तो अपनी भाषा को बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों को जो भी कानूनी दायरे में काम है वो करना चाहिए, और सरकार को भी उनको महत्व देना चाहिए। और जो अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो अभी सर बात कर रहे थे, 9वीं अनुसूची अगर हम देखते हैं तो सुधार की बात आपने बताई थी, तो मैं थोड़ा बोलूं कि देखो, किसी भी कानून हो, जो भी कानून बना हुआ है, सुधार होते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि परिस्थितियां बदलती है। हम रिसर्च को अगर देखते हैं कि कभी हम एक बार रिसर्च करते हैं तो अगली बार हो सकता है कि उसका अगली बार रिसर्च को कोई दूसरा पहलू भी सामने आ जाए। तो जो भी कानून बनता है, परिस्थिति सर्कमस्टांसेस के आधार पर उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो सुधार में अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये भूमि से संबंधित अगर हम बात करते हैं, तो हो सकता है कि सुधार में जमींदार प्रथा का अंत कर दिया गया हो, किसानों को उनके अधिकार मिल गए हो, या इस टाइप की जो भी की है, तो सुधार की भी जरूरत है। और जो अगर आप आईआर कोयले वाला केस देखते हैं, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि भाई हम बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पर जहाँ समीक्षा की बात है, जहाँ अगर लगता है कि कोई कानून गलत बन गया है, तो समीक्षा भी जरूरी है। अगर कोई कानून, अगर हमें लगता है, बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो लीगल प्रैक्टिशनर है, उनको वो जानते हैं कि बहुत सारी धाराएं ऐसी बन जाती है जिसका उपयोग नहीं है, या उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है, या उसका उपयोग वो ऐसी धारा बनी हुई है कि जिसका उपयोग आप चाहे तो भी नहीं कर सकते। हम जैसे सपोज करो बेल मैटर्स में देखते हैं, कोई सेशन ट्रायल मामला है, उसमें आप जेएमएफसी कोर्ट में बेल लगाते हैं, वहां से कभी बेल नहीं मिलती है। जो 437 की बेल लगाते हैं तो कभी बेल नहीं मिलती, पर हमें लगाना पड़ती है। फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के सेशन में लगाओ। अब एंटीसिपेटरी बेल में अगर हम एमपी की बात करें तो यहाँ एंटीसिपेटरी बेल ना के बराबर मिलती है, फिर भी हमें सेशन कोर्ट में लगाना पड़ती है और हाई कोर्ट में लगाना पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू की भी जरूरत है। पर इसके अलावा अगर हमारे जो वकील साहब है महिपाल बड़ौदकर जी ने एक और बात कही जुडिशियल एक्टिविज्म पे। देश में जुडिशियल एक्टिविज्म का जो दौर है वो थोड़ा हमें कम लग रहा है। जो न्यायिक सक्रियता की बात है, जो जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो आज के दौर में देखा नहीं जाता है। क्योंकि जुडिशरी एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम कर रही है, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। 10:30 बजे से 4:30 बजे तक का वो काम प्रोसीजर में उलझ गए हैं। जो न्याय के सिद्धांत है, न्याय क्या होता है, या एक राजा को क्या करना चाहिए, वो मुझे, मेरी नजर में जैसा मैं सोचता हूँ, वो उसकी मैं कमी पाता हूँ कि आज के वर्तमान में जुडिशरी से जुडिशियल एक्टिविज्म एकदम डिक्लाइन हो गया है, और न्यायालय एज ए सर्विस प्रोवाइडर ही काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ हद तक महिपाल जी की बात को एग्री करता हूँ कि जुडिशरी में ये काम नहीं हो पा रहा। जो राजा बन गया है वो अपने अनुसार से एक ही जजमेंट को एक जज अलाउ करता है, उसी जजमेंट को दूसरा जज डिसमिस कर देता है। तो ये बहुत सारा एक एकाधिकार मोनोपोली वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जुडिशरी में जुडिशियल एक्टिविज्म और उसमें बदलाव की जरूरत है। थैंक यू। और हमारे अन्य मेहमान भगवान दास जी, अगर आप
भी सुन पा रहे हैं तो आप भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले, ताकि अगर चर्चा में शामिल होना चाहें तो आप भी बोल सकें। और देखिए, हमने 9वीं अनुसूची की बात की, अब हमारी 10वीं अनुसूची दल-बदल के विरोध में मतलब बनाई गई है। तो ये हमने इसके बारे में पूर्व में भी चर्चा की थी, लेकिन आज भी हम मतलब अनुसूचियों की बात कर रहे हैं, तो संक्षिप्त में इसके ऊपर आपके विचार चाहेंगे कि क्या इस प्रकार की अनुसूची को शामिल करने से और दल-बदल के विरोध में मतलब कानून बनाने से क्या दल-बदल सच में रुका है या फिर उसका स्वरूप बदल गया है? क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि अब जो जैसे कोई पार्टी है और उसकी 2/3 मतलब 2/3 सदस्य जो हैं, अगर उस दल को छोड़ना चाहे, किसी अन्य दल में जाना चाहें, तो उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। और विभिन्न प्रावधान भी इसके बारे में हमने पहले डिस्कस करे थे, लेकिन आज इसकी संक्षिप्त चर्चा ही हम रखेंगे, क्योंकि समय भी कम है और इसके ऊपर हम बहुत कम समय देना चाहेंगे। लेकिन फिर भी जो मूल विचार आप इसके ऊपर बोलना चाहें, वह ये इस मुद्दे पर रखें कि क्या इस कानून की वजह से प्रतिनिधित्व जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ पाया, या फिर मतलब इसका कुछ फायदा आपको नजर आता है या नहीं? भगवान दास जी। जी, उस समय जब ये संविधान में व्यवस्था लाई गई थी, उस समय के आधार पे देखा जाए तो ये बिल्कुल सही था, क्योंकि राष्ट्र जो पार्टी होती है उसका मुखिया किसी भी तरह से कोई भी अब इस व्यवस्था या मनमाने तरीके से सरकार पे एक अंकुश लगाने के लिए ये व्यवस्था लाई गई थी कि 2/3 विधायक, 2/3 सदस्य या 2/3 जो आपकी पार्टी की टीम होती है, वो जो है 2/3 जहां होगी उसका जो है वही राष्ट्र पार्टी पे का अधिकारी होगा, वही पार्टी को चलाएगा। ये सब व्यवस्थाएं थी। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट में अगर देखा जाए वर्तमान समय में, तो ये गुंडों की सरकार है। ये सरकार पैसों की बल पर दूसरी वो पार्टियों के विधायकों को, सांसदों को खरीद फरोख्त करके और सरकार को गिराती है, विपक्ष की सरकार को गिराती है और विरोधियों को जो है धराशायी करती चली जा रही है। ये सरकार का मसौदा है। मेरे हिसाब से वो कानून तो ठीक है, लेकिन अब जो विधायकों के ऊपर ये अंकुश होना चाहिए कि जो विधायक अनलीगल तरीके से पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उन पर जो है उनकी सदस्यता जाए और जो है उनको जो है कोई मतलब उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया जाए। ये कानून होना चाहिए साथ साथ में। और राष्ट्रपति जी, आप भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखिए। और एक और बात ये भी है कि यहाँ पर पार्टी व्हिप चलता है, यानी कि किसी सदस्य को किसी भी मुद्दे पर उसी तरीके से वोट देना होगा जो पार्टी हाईकमान चाहेगा। तो क्या यह जो प्रतिनिधित्व है उसको मतलब जो स्वतंत्रता है उस प्रतिनिधि की, उसको खारिज करता है, और फिर या फिर हम कह सकते हैं कि ये पार्टी में स्थिरता लाने का कार्य करता है और लोकतंत्र के लिए सही है या गलत? और जो 10वीं अनुसूची के बारे में भी आप अपने विचार रखें इसके साथ। जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा वापिस से अपने जहन में रखें कि वर्तमान में सरकार किसकी है। वर्तमान में सरकार किसकी है तो लोग उत्तर देगा, या तो किसी पार्टी का नाम देगा या किसी पार्टी के जो बहुमत दल का जो नेता है उसका नाम बताएगा कि फलां की सरकार है। लेकिन आप और हम जानते हैं कि भारत सरकार है, सरकार हमारे देश की है। तो ये जो दल है, दल को हाईलाइट होना दलदल में फंसने जैसा है। यानी दल बदल का कानून तो अपनी जगह है, लेकिन दल को हाईलाइट ही क्यों करना? जब सरकार हमारे टैक्स के पैसे से विकास करती है, दल का टैक्स क्यों लगाया जाता है? यानी यहाँ दल को हाईलाइट करना ही सबसे बड़ा अपराध है। दल बदल तो अपनी जगह है, और ये मैं इसको अपराध कह रहा हूँ। अगर कोई भी विधायक, सांसद या केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी कार्य करती है और उसमें अपना दल का टैग लगाती है, तो ये घिनौना अपराध है। अब इसको किस रूप में कौन तोल सकता है? तो ये चीज, और इसको जब हाईलाइट, हाँ,
बहुमत दल के नेता सरकार बनाए और अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रखे, क्योंकि जो यहाँ से जीत कर जाते हैं सांसद और विधायक, तो वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जो जनता के हित में होगा उसको समर्थन देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे उसको दल बदलना पड़े या दल छोड़ना पड़े। ये दल तो ये बाहर की चीजें हो, संविधान के अंदर न आए और न ही उससे कोई इस प्रकार का अंकुश लगाए कि वो दल बदले। क्या दल बदले? जैसे कि मान लो मैंने फला को वोट दिया तो फिर अगली बार मैं दूसरों को वोट नहीं दे सकता हूँ क्या? इसको दल बदल कहेंगे क्या? अगर कोई एक आदमी, कोई विधायक सांसद जीत कर गया और उसको लगे कि इसको मेरे को वोट नहीं करना है, तो क्या दूसरे को नहीं कर सकता है? इसको दल बदल कह दिया। तो दल बदल के नाम पर ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है। जी। वैसे जो हमारा दल बदल कानून है वो हमारे जो प्रतिनिधि है उनके ऊपर लागू होता है। मैडम मैं एक मिनट चाहता हूँ, 1 मिनट सिर्फ ज्यादा नहीं। जो मेरे बड़े भाई ने कहा है कि जो पार्टी जो अंकुश लगाएगी, क्या वो उचित है, क्या मतलब जो भी है, तमाम प्रकार के इस तरीके की बात रखी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो मान लीजिए हमारे बहुजन समाज के लोग हैं या बहुजन समाज की सदस्य हैं या विधायक हैं, लोकसभा सदस्य हैं, सांसद हैं और पार्टियां भी हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, SC ST के लोग चुन के जाते हैं। वो अपने हक अधिकार की बात या अपने क्षेत्र के हक अधिकार की बात आज कोई पूरे देश में करता दिखाई दे रहा है भाई साहब को? एक मिनट तो कोई नहीं कर पाता क्योंकि वो अंकुश में रहते हैं। वो पार्टियों का अंकुश होता है क्योंकि उस पार्टी के ही बल पर वो जीत के जाते हैं। अपने करेब में कोई जीत के नहीं जा रहा है। खुद में किसी सांसद विधायक का पूरे देश में 1-2 लोग हैं बसपा के। ठीक है मैडम, ठीक है। आप क्या कहना क्या चाहते हैं संक्षिप्त में और सटीक बात? हेलो जी, आप किस बात पे बोलना चाह रहे हैं कि पार्टी की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? आप किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पार्टी में एक समानता होती है, विचारों की समानता हो और जो हमारे शोषित वंचित समाज के हक अधिकार के प्रति लड़ता हो और उसके देश के प्रति जो है जागरूक हो, ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी के हक अधिकारों विचारधारा को मिलकर के ही वोट करना चाहिए। ये हमारा मतलब है। जी। और अब इसके उत्तर में राष्ट्रश्री जी आप अपनी संक्षिप्त बात रखिए। और हो सकता है कि आप दोनों के विचार एक दूसरे से मैच ना करें, लेकिन विचार तो असंख्य होते हैं और सभी गलत सही नहीं होते हैं, सभी में अच्छाई बुराई का मिश्रण होता है। लेकिन फिर भी हम राष्ट्रश्री जी आप इस मुद्दे पर अपनी संक्षिप्त में विचार रखें। देखो, पार्टी जो होती है, आपने कहा और लोग कहते हैं कि पार्टी विचारधारा की होती है। अगर वर्तमान परिस्थिति देखी जाए तो सभी पार्टी की एक ही विचारधारा है, सत्ता पे बैठना और अपने साथियों को बचाना, यानी उनको और गुनाह करने के लिए प्रेरित करना। और यदि व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो वो अपनी रक्षा स्वयं यानी जनता के लिए नैतिक जिम्मेदार रहेगा। आज कोई भी प्रतिनिधि जनता के लिए नैतिक जिम्मेदार होना नहीं चाहता है, वो पार्टी के झुंड में रहना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, अंगूर गुच्छे में रहेगा तो सेफ रहेगा, बस वो सेफ रहना चाहता है। अगर स्वतंत्र रहेगा तो सड़ जाएगा, मतलब जनता से वो डरेगा। तो यहाँ पे सीधा सा यही है कि अगर दल में रहेगा तो देश को दल में ले जाएगा। पार्टी को ज्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए। हाँ, चुनाव के पहले पार्टी के नाम पे अगर वोट मांग लिया ठीक है, लेकिन पूरे 5 साल तक पार्टी पार्टी पार्टी, मतलब अरे हमारा टैक्स का पैसा है और शासन का पैसा से काम हो रहा है और पार्टी अपना टैग लगाया जा रहा है, ये अपराध है। हमारे अन्य 2 मेहमान भी, मतलब हमारा मकसद केवल इतना है कि हम अनुसूचियों में क्या लिखा है उसको थोड़ा समझें, उसके सही गलत के विचार जो भी आप मेहमान हमारे सोचते हैं उस पर हम संक्षिप्त में आप चर्चा कर लें।
जी, जब तक उमेश जी, आपके विचार इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं और किस प्रकार से इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है 10वीं अनुसूची? देखिए मैडम, मैं ये समझ थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, पर मैं जितना समझता हूँ वो मैं बता देता हूँ कि देश में जो भी जिस भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, दल बदल क्या होता है कि जो व्यक्ति सत्ता में रहता है और एक व्यक्ति सत्ता में नहीं रहता है, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी अगर कभी दूसरे दल के विधायकों में अपने में मिला लेती है, तब हम उसको बोलते हैं कि अपना दल छोड़कर दूसरे दल में चले गए। अब यहाँ पर अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए सिटीजन देखते हैं, तो यहाँ पर हमें ये लगता है कि भैया कहीं न कहीं हमारे टैक्स के पैसे का या सरकार का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम चुनाव हो गया, अब ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएँगे, फिर से चुनाव होंगे। इनको निष्कासित कर दिया जाएगा, तो ये क्या हुआ कि सरकार पे एक बर्डन आ गया पैसे का। दूसरा चीज़, उसके लिए फिर से वही पूरी कार्रवाई करना पड़ेगी, चुनाव प्रक्रिया कराना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ या मैं समझता हूँ ऐसा कि दल-बदल पे रोक लगानी चाहिए। क्योंकि ऐसे में तो कोई पैसे वाला व्यक्ति, कोई अंबानी-अडानी पूरे विधायक को खरीद के वो देश का राजा बन जाएगा। तो दल-बदल व्यक्ति अगर करता है, तो उसपे अंकुश लगना चाहिए और उसकी सदस्यता या उसको चुनाव प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव का वो नहीं। आप जिस भी पार्टी से जीत के आए, 5 साल आपको उसमें रहना चाहिए, या बहुत ज़्यादा ही हो तो आपको पद छोड़ देना चाहिए, बजाय दूसरी पार्टी में शामिल होने के। पद छोड़ने के बाद में फिर से चुनाव हो और आप दूसरी पार्टी से लड़ लीजिए। इतना मैं समझता हूँ इसमें, बाकी ठीक। और वैसे ये जो कानून इसीलिए लाया गया था क्योंकि मतलब 1960s और मतलब जब उस दशक में जब दल बदल बहुत ज्यादा चल रहा था, तब आया राम गया राम का नारा भी मतलब उनके संबंध में चला था, क्योंकि एक विधायक या सांसद बहुत जल्दी जल्दी दल परिवर्तित कर रहे थे, जहां ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा वो उधर चला जाएगा। इस चीज से बचने के लिए इस तरीके के कानून को लाया गया था। जी महिपाल सिंह। मैडम, अभी जो दल बदल कानून है वो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी नेता जैसे कांग्रेस से चुन के जाता है वो बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी की सत्ता आती बीजेपी में से कांग्रेस की सत्ता आती तो बीजेपी से कांग्रेस में चले जाता है। कोई भी पार्टी दल बदल कानून का उपयोग कर पा रही क्या? या वो संसद का लोकसभा अध्यक्ष है या विधानसभा का अध्यक्ष है, वो कोई कार्रवाई कर रहा है इन पे? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में जो आदमी हमारे देवास से हाटपिपलिया विधानसभा से मनोज चौधरी कांग्रेस से जीता, उसके बाद उसको बीजेपी ने करोड़ों रुपए देके खरीद लिया, बीजेपी में चला गया वो। फिर चुनाव हुआ, फिर बीजेपी से भी जीत गया वो। मतलब बिकने के बाद भी क्या जनता ने वोट दिया उसको? मुझे तो नहीं लगता। जब वो कांग्रेस से जीता है और फिर चुनाव हुआ अगली बार तो बीजेपी से जीत गया, तो ईवीएम की गड़बड़ से वो जीत रहे हैं, उनको मालूम है, तो पूरा संरक्षण उनको मिल रहा है। विधानसभा में जो बैठे हुए अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष और पार्टी के जो हाई कमांड है, ये सब मिली भगत से सारी गड़बड़ करते हैं और उस कानून का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो संशोधन जरूरी है? संशोधन नहीं है। अच्छे लोगों को, जो नीडर हो, जो बिकाऊ ना हो, ऐसे जब तक नहीं बैठेंगे, जैसे अध्यक्ष है, अब अध्यक्ष किसको बनाते हो? जिसकी सरकार होती है वो बहुमत से अपना अध्यक्ष बनाता है, तो फिर वो तय करेगा कि कौन बोलेगा संसद और विधानसभा में, किसको बोलने दिया जाएगा। तो वो उस दल बदल कानून का उपयोग कर ही नहीं पा रहा ना, तो कोई मतलब ही नहीं है अभी तो कानून का। अभी तो वो सब मनमानी कर रहे हैं। बीजेपी के राज में तो ये हालत है कि कानून का तो पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी उनने पूरा अपने फेवर में कर रखा। अभी देखो ना, वो राजस्थान की पहाड़ी का, उसमें गवई साहब और 2 जज मिलके, 3 जजों की बेंच ने वो फैसला उनके फेवर में, अडानी उद्योगपति के फेवर में दिलवा के उनका रिटायरमेंट करवा लिया। तो जाते जाते वो कोई भी जज बैठता उससे काम करवा के
उद्योगपतियों के हित में करा देते हैं। तो कानून का कहाँ उपयोग हो रहा है? एट्रोसिटी एक्ट की बात करें, एट्रोसिटी एक्ट में जमानत दे रही कोर्ट, कोई मतलब नहीं है। हम जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, आईपीसी या बीएनएस की जो धारा है वो बेलेबल है तो एट्रोसिटी एक्ट में हम जमानत देंगे। अगर बीएनएस मतलब आईपीसी की जो धारा है बीएनएस की, वो धारा नॉन बेलेबल होना चाहिए तो हम सोचेंगे उसको जमानत देना या नहीं देना। तो एट्रोसिटी का भी कोई मतलब नहीं है अभी तो। ये हालत बना रखी कानूनों की तो, क्योंकि जो यानी बैठे हैं वो आप सब गंदे लोग बैठे हैं, उनके विचार गंदे हैं। वो चाहते ही नहीं कि बहुसंख्यक समाज के लोगों को न्याय मिले। वो सब उद्योगपति के फेवर में काम हो रहे हैं सब। यानी कि अगर जो कानून बनाने के बाद उस कानून को लागू करने वाले लोग जैसे होंगे, तब हम कह सकेंगे कि कानून किस प्रकार से सही तरीके से वर्क कर रहा है। नहीं, अभी तो हमारे ईवीएम अंतिम हटाना पड़ेगा। इनको लगाम कसना है तो ईवीएम हटेगा। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये आपकी सुनेंगे, नहीं तो कोई सुनने वाले नहीं है। अपन कितने ही और चिल्लाते रहो, आंदोलन करते रहो। सर, हमारी जो बची हुई दो अनुसूचियां हैं, 11वीं और 12वीं अनुसूची, जिसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान की अनुसूचियों में शामिल किया गया, तो उसमें हम पंचायतों और नगर पालिकाओं के विषय देखते हैं कि मतलब कौन से विषय पर पंचायत कानून बनाएगी या फिर उसके संबंध में वो कार्य करेगी, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो हम इनको एक साथ थोड़ा सा समझते हैं और बस जानना ये चाहते हैं, क्योंकि हम इस स्तर को क्यों लेके आए, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो थी ही, लेकिन स्थानीय स्तर पर शासन की क्या व्यवस्था है, क्योंकि वो वहां से स्थानीय नालियों का, गलियों का, सड़कों का सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इनके संबंध में काम करने के लिए जो सरकार है वो स्थानीय स्तर पर भी होनी चाहिए, जनता की सरकार। तो हम ये तो जानना चाह रहे हैं कि 11वीं और 12वीं अनुसूची ने विकेंद्रीकरण को किस सीमा तक लागू किया है, और मतलब किस तरीके से आप पंचायतों नगर पालिकाओं को देखते हैं, और संविधान में मान्यता देने के बाद क्या विकेंद्रीकरण सचमुच हुआ है। संक्षिप्त में मैं सभी मेहमानों की इस पे विचार लूंगी। एक एक मिनट भगवान दास जी, आप अपने विचार रखें। देखिए, पंचायतें क्या, मैंने शायद पिछले एपिसोड में आपको ये चीज कहा भी था कि जब तक चाहे वो ग्राम प्रधान से लेके पार्षद हो या नगर पालिका हो, अध्यक्ष हो या विधायक और लोकसभा सांसद हो, जब तक ये लोग अनुभवी नहीं होंगे, कानून के और समाज के बीच में रह के काम करने वाले नहीं होंगे, तब तक उनको कोई अता पता नहीं रहता है। और अभी मेरे वक्ता ने कहा था, बहुत सही बात कही थी, पूर्व के वक्ता द्वारा कहा गया कि यहाँ सरकार किसी की नहीं है। अच्छा, दो चीज और हैं, सरकार और शासन में फर्क होता, सरकार और शासन में फर्क होता, क्योंकि अभी भाई साहब से पहले वाले वक्ता ने कहा था कि सरकार भारत सरकार होती है। ये बिल्कुल सत्य है कि भारत सरकार होती है, लेकिन शासन जो होता है, ये लोग शासन है। और ये चाय वाला चाय वाला चाय वाला कहने वाला, जो 1 रुपए में देश की संपत्तियों को करोड़ों एकड़ भूमि दे सौंप रहा है अपने यार दोस्तों मित्रों को, ये से कमीन लोग जो चुनाव आयोग जैसे संस्था को, इनको अपने उसमें काबू में कर लेते हैं, मीडिया को काबू में कर लेते हैं, देश को आज इस कंडीशन पे पहुंचा दिया, इस कंडीशन पे पहुंचा दिया कि एक हाथ में कटोरा दे करके भुखमरी की कगार पे पहुंचाने की कंडीशन पे पहुंच रहा है देश। और ये अंधे लोग, इनको देश की तो बात छोड़ो, देश के लोगों की चिंता नहीं है। आरक्षण घोटाला कर रहे हैं, सामाजिक घोटाला कर रहे हैं, ईवीएम घोटाला कर रहे हैं, ये सारे घोटालेबाजों की सरकार है। और अगर ईमानदारों की है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि पीएम केयर फंड का ये हिसाब दें। इन्होंने थाली और ताली बजवा के कोरोना भगाने का काम किया। ये कमीनों की सरकार, इन लोगों को सालों को ये ज्ञान नहीं है। नाली की गैस से
खाना पकवाने की बात करते हैं, ये चाय वाला कहता है इसने किसी के साथ चाय पी है? कोई देश में मिला इसके साथ चाय पीने वाला? ये सिर्फ उद्योगपतियों का व्यक्ति है और ये गुंडों की सरकार है। इसमें अगर कोई अफीम की है, गांजा पकड़ा जाए, अभी देखिए विधायक मंत्री जी के कोई रिश्तेदार का गांजा पकड़ा गया, वो कानून बन गया 50 ग्राम का गांजा रख सकते हैं। यहाँ तो वंदन बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है। तो इसी तरह से जब तक ग्राम प्रधान से लेकर लोकसभा सांसद और विधायक जब तक अनुभवी नहीं होंगे, उन्हें सामाजिक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक ऐसे व्यक्ति को इनका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनके कारीगर जो अनुभव का वो होना चाहिए कि 10 साल 15 साल 20 साल जिसने सामाजिक कार्य किया हो वही चुनाव लड़ेगा। ऐसा नियम होगा तभी जो योजनाएं बनाना जान पाएगा आदमी। नहीं चुनने वाला जैसे विधायक कोई अगर ग्राम प्रधान बन भी गया, भला ही वो शोषित वंचित समाज का व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन जब उसे ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं कि क्या होता है, हमारे हक का हमारे अधिकार क्या है। क्योंकि ग्राम प्रधान के पास भी जो मंत्रिमंडल सरकार का होता, वही मंत्रिमंडल ग्राम सभा में भी होता है। शिक्षा समिति होती है, विकास समिति होती है, स्वास्थ्य समिति होती है, मतलब सारे ये मंत्रियों के दर्जे जो है वो दर्जे ग्राम प्रधानों के पास भी होते हैं, परंतु प्रधान जानते ही नहीं कुछ। मनरेगा समिति होती है, आज देखिए मनरेगा के नाम पे घोटाले हो रहे हैं। और यहाँ तो जी, थोड़ा हम संक्षिप्त आपको में क्या कीजिए सर। बताएं आज देश की कंडीशन। जी बोले 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 मुझे खत्म जी करना है। थोड़ा संक्षिप्त में जाएंगे क्योंकि अभी हमारा समय हो चला है और अभी अन्य मेहमानों हाँ के हाँ विचार भी हाँ इस मुद्दे पर मैं नहीं समझ दिए रहा हैं। हूँ, लेकिन आज देश की जी कंडीशन आज ऐसी है कि हमारे पास आज एक अधिकारी आए, बोले भैया अगर 4,000 रुपए दे दो तो हम तुम्हें फलानी योजना का लाभ दिला देंगे। अरे हमने कहा तुझे कमीना ये पता नहीं है हम जैसे व्यक्ति से तू 4,000 की बात कर रहा है? तो ये खुलेआम भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की खुलेआम सरकार है। सरकार के बारे में कोई अता पता नहीं है। आज तो बिल्कुल मैदान में रिश्वतबाजी हो रही है। और इसके इसी के साथ मैं तो ये वंदन जी चाहूंगा, इस विषय पर फिर बात करेंगे। अभी अन्य मेहमानों के विचार भी इस मुद्दे पर लेते हैं। जी राष्ट्रीय ऋषि जी आप बताइए कि जो हमारी जो 11वीं 12वीं अनुसूची के माध्यम से जो पंचायत और नगर पालिकाओं को जो हमने अधिकार दे रखे हैं और जिस प्रकार से संविधान में संवैधानिक मान्यता इन संस्थाओं को मिली हुई है, तो क्या ये सचमुच विकेंद्रीकरण के रूप में हमारे देश में लागू हुआ है या फिर जो चलती केवल केंद्र सरकार की ही है और कानून उन्हीं के होते हैं? तो क्या ये अधिकार आज हमको देखने को मिलते हैं वास्तविक ग्राउंड लेवल पर? जी पहले तो ये जो विकेंद्रीकरण की जो नीति है सरकार की बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें दोनों तरफ से लागू नहीं हो रही। योजना ऊपर से बनाई जा रही है और ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत या जिला पंचायत तक संप्रेषित होती है योजना, जबकि योजना नीचे से बननी चाहिए, ग्राम स्तर से बननी चाहिए। लेकिन ग्राम स्तर पे तब बन पाएगी जब ग्राम सभा होती है। मैंने जमीनी स्तर पे मैं 2 गाँव में रहा हूँ। दोनों गाँवों में अभी तक देखा मैंने ग्राम सभाएं होती नहीं है। ना तो ग्राम सभा होती है, ना आम सभा होती है, क्योंकि पंचायती राज में 2 प्रावधान होते हैं। एक ग्राम सभा जिसमें सरपंच और पंच एकत्रित होकर निर्णय करते हैं, और एक आम सभा होती है जिसमें साल में 2 बार होने का प्रावधान रहता है। तो सारे गांव वाले मिल बैठकर आम सभा में निर्णय करते हैं, लेकिन ये कहीं भी मेरे को होता हुआ नहीं दिखाई दिया। कोई एक गांव है शायद गुजरात का या कहीं, तो वहां पे कोई सरपंच ने अच्छा सा पहल उठाई थी ग्राम सभा और आम सभा करके, क्या पोपट राम कुछ थे उनका नाम वहां के सरपंच का, तो गांव का बहुत अच्छा विकास कर लिया उन्होंने। तो यदि ये विकेंद्रीकरण की जो मतलब ग्राम सभा और ये आम सभा होकर अगर काम करे तो ये बहुत अच्छा कदम होगा, लेकिन अभी उदाहरण ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहे। जी महिपाल जी आप। 4 मिनट। 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 4 मि
मैडम अभी क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी नगर पंचायत और मेयर का जो चुनाव का बोला था पिछली बार क्या करा उनने कि जनता डायरेक्ट चुनेगी मेयर को, अध्यक्ष को। फिर आए 1 साल बाद फिर बदल दिया नियम कि नहीं नहीं वो पार्षद ही चुनेंगे अब तो उनको, मेयर को और अध्यक्ष को। तो इस तरीके से नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, इनका विकेंद्रीकरण तो छोड़ो, उनको मतलब लीडरशिप से वंचित कर दिया गया है। मतलब लीडरशिप उभरना नहीं चाहिए कि पंचायत से लीडर उभरेंगे तो वो नेताओं को दिक्कत खड़ी कर देंगे, सांसद विधायकों को और सरकारों को। तो सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है कि नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, उनमें लोगों में लीडरशिप पनपे ना। जैसे ये भाई साहब ने बताया कि ग्राम सभा और आम सभा नहीं होती है, होती तो है वो 4 लोगों के बीच में। सरपंच सचिव बैठ जाता है, एक दो कोई उनके जो लंगोटिया रहते हैं वो बैठ जाते हैं और ग्राम सभा कर लेते हैं और आम सभा भी कर लेते हैं, और उनके ठहराव प्रस्ताव करके उनको जो करना है ऊपर के जो उनके नेता आका बताते हैं उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो ग्राम सभा और आम सभा कोई मायना नहीं रखी पंचायत में भी। और नगर पंचायत की बात करें तो वहां भी नेतागिरी जो होती है, अभी देखें हम तो मध्य प्रदेश में इतनी कॉलोनी अवैध कटी है, तो क्या मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस और बीजेपी की रही तो ये सोते रहे क्या? अब जब अवैध कॉलोनी काटी तुम्हारे ही लोगों ने, अमीरों ने ही, तुम्हारी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने, तो आपने रोका क्यों नहीं? चलो कट गई वो, तो कट गई तो उन अवैध कॉलोनियों को वैध क्यों नहीं करवाई आपने अभी तक? तो इस तरीके से ये बदमाशी कर रहे हैं, लोगों को मैनेज कर रहे हैं। जनता जागना चाहिए। अगर जनता जाग गई तो नेताओं को पकड़ पकड़ के मारेंगे ना, श्रीलंका जैसी, बांग्लादेश जैसी। तो यहाँ भारत क्या है, बहुत बड़ा है। वो एक स्टेट में आंदोलन होती तो सरकार उसको दबा देती है। जब तक 10-15 राज्यों में यहाँ आंदोलन नहीं होंगे तब तक यहाँ सरकार सुधरने वाली नहीं है, ये नेता सुधरने वाले नहीं है। इनकी तो ऐसी हालत हो गई कि नेता और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इन विधायक और सांसदों को चौराहे पे 10-10 जूते मारना चाहिए और एक गिनना चाहिए, तब सिस्टम सुधरेगा। ये स्थिति हो गई यहाँ तो भारत में। तो विकेंद्रीकरण जो है ना, ये तो अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पॉलिसी पे काम करेंगे। नरेंद्र मोदी बिक चुका है, आपकी मौत पे साइन कर दिया उसने। बिल गेट्स के साथ चाय पीता हो, आपके साथ चाय थोड़ी पिएगा। संसद में आता हो, नई संसद में बिल गेट उसके साथ मीटिंग करता है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पॉलिसी पे बात करके जाता है। 5G लागू कर दिया उन्होंने, आपको वैक्सीन ठोक दिए, आप पैरालिसिस आ रहे हैं, माइनर अटैक आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही उस पर। डीपॉपुलेशन पे काम हो रहा है, 1 नेशन 1 लीडर 1 बैंक 1 पॉलिसी पे काम हो रहा है। 2030 से लागू हो जाएगी। 30 के बाद कोई नेतागिरी नहीं चलेगी। भारत और दुनिया के जो राष्ट्र हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन आते हैं, तो इस तरीके से जो विकेंद्रीकरण कर रहे हैं वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक केंद्र बनाएंगे, वहां से चलाएंगे, और यहाँ एक लीडर और ये 2 उद्योगपति, इस तरीके से पूरे दुनिया को 5G से कंट्रोल करने की जो प्लानिंग है वो हो रही है। बाकी तो स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है भारत में, संविधान देखने का बचा हुआ है। ये यही हालत है। विडंबना है, इसीलिए इस तरीके के विचारों की आवश्यकता है। और उमेश जी, आप अपने विचार इस मुद्दे पर बताएं। देखिए मैडम, ये 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत के बारे में बात करती है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के बारे में बात करती है। तो जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रशासन के लिए, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है और जरूरी भी है कि आम आदमी की पहुंच हो और वो अपना काम करवा सके। जहां तक हम बात करते हैं लीडरशिप की, टॉप लीडरशिप की, या इलेक्शन में अधिकारियों की, या सरपंच सचिव वगैरह थे, तो
जो प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं, जैसा महिपाल भाई ने बताया कि ऑन रिकॉर्ड तो सारा काम हो जाता है, बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। तो इसमें मैं जो मूलभूत जो प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ, ये हमारे साथियों का जो आक्रोश है या जो उनके मन में जो विडंबना है लोगों के प्रति, वो मैं इसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ और मैं समझ पा रहा हूँ कि जो एक्चुअल होना चाहिए वो ना होके रिकॉर्ड पे सब कुछ हो रहा है, पर एग्जीक्यूशन जमीन पर नहीं हो पा रहा है, ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हुआ है, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो मेरा ये जो आज के इसमें जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है, इसमें मेरा व्यू ये आ रहा है कि जो नागरिक है, जो ग्राम पंचायत में रहते हैं या नगर पालिका निगम में रहते हैं, तो जो वहाँ के अध्यक्ष, सचिव या सरपंच, पंच, उनको हम टारगेट करने के बजाय अगर हम जो वहाँ के नागरिक है, वो यदि जागरूक होते हैं, तो आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, उससे वो अपना काम करवा सकते हैं। यदि उस एरिया के नागरिक जागरूक है और वो चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर ये सुविधा होना चाहिए, तो सरपंच को पकड़ के वो करवा लेंगे अगर जागरूक है तो। और नगर पालिका निगम में भी करवा लेंगे, जो भी किसी को भी बना दो आप, उसके लिए उसका क्वालिफिकेशन या वो योग्य हो ना हो वो मतलब नहीं। यदि आप योग्य है आपका काम करवाने के लिए, आपके साथी या आपके समाज के लोग या आपके गांव के लोग हैं, तो मेरे हिसाब से बड़ा मामला नहीं है। पर ये अवेयरनेस आम नागरिक तक होना है। जो आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, ये बात आम नागरिक तक अगर पहुंच सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भाग 3 और भाग 4 आम आदमी तक अगर आप पहुंचा देंगे, तो मेरे हिसाब से कोई सा भी लीडर आ जाए, मोनोपोली वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, उससे लोग काम करवा लेंगे। ये मेरा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन को मैं अच्छा मानता हूँ। 11वीं और 12वीं अनुसूची बहुत अच्छा है, जो आम आदमी की पहुंच को बढ़ावा देती है। धन्यवाद। धन्यवाद। और ये बात सही है कि बहुत हद तक अगर व्यक्ति जागरूक है तो वह किसी भी सत्ताधारी व्यक्ति से कार्य करवाने की मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में अगर कोई बात आती है तो उसे लागू करवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसकी जानकारी भी उस सीमा तक होनी चाहिए। और देखिए, आज हमने अपने संविधान मतलब अंतिम कड़ी तक हमने समाप्त कर दिया। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो आज हमारे साथ जिंदे लोग जुड़े हैं और जिंदा दिली के साथ हमने अपने 55 एपिसोड्स को कंप्लीट कर लिया है। तो ये और मुझे इस एपिसोड में इस तरीके से कार्य करने का मौका मिला। मुझे बहुत हर्ष का विषय है मेरे लिए भी। और आप सभी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और साथ में ये सीरीज तो हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एक एक मिनट के लिए आप सभी थोड़ा सा अपने विचार ऐसे भी रख सकते हैं कि अगला अगर हम कुछ प्रोग्राम शुरू करना चाहें तो किस चीज की आवश्यकता है, समाज को किस चीज की आवश्यकता है और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। और साथ में ये कि आपको इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर कैसा लगा। तो एक एक करके मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हमारा समय तो हो गया है, लेकिन ये विचार जानना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले भगवान दास जी, आप अपनी बात रखिए। टीना जी, देखिए, आज हमें हालांकि बहुत काम है हमारे समाज के लिए, हम लोगों के पास बहुत मुद्दे हैं और बहुत मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अंधविश्वास। जी। अंधविश्वास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अंधविश्वास की बदौलत ही हम आज इस कंडीशन पे हैं। हमारा समाज मतलब हम अकेले नहीं, हमारा समाज, शोषित वंचित समाज के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, जो हमारे साथ लुटाई हो रही है, वो मात्र अंधभक्ति के ही दम पर हो रही है। और अगर अगला कार्यक्रम करना है, वैसे काम तो बहुत सारे हैं, कोई भी साथी हमारे क्योंकि सैकड़ों मुद्दे हैं हम लोगों के पास, हम लोग कहीं भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा करें वो कम है, लेकिन अंधभक्ति मुझे ज्यादा उस पर चर्चा समझ में आती है। धन्यवाद। और राष्ट्रीय जी, आप क्या सुझाव दें? जी, नमस्कार। आज से अगर दुनिया में देखा जाए तो सब लोगों, जैसे आपने कहा कि अंधविश्वास, तो अंधविश्वास की कहाँ से शुरुआत हुआ, इसका सेंटर क्या है? तो सबका सेंटर एक ही है, धर्म। और धर्म मतलब मजहब, मजहब मतलब पाखंड।
या जितने भी संप्रदाय बने हैं ये सब एक दूसरे में या सत्य से दूर, तो इसको जानने के लिए एक ऐसा मंच वापस से तैयार होना चाहिए जो मनुष्य के धर्म को जान सके। यानी हम मनुष्य हैं, दुनिया में इतने लोग हैं, हम सबके खान पान रहन सहन लगभग एक है, हमारे अंग एक है, लेकिन फिर भी हमारे धर्म मजहब अलग अलग क्यों हैं? और इतने अलग है कि एक पूरब तो दूसरा पश्चिम में है, और कोई नर्क में जाता है, कोई दोजक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है, कोई न जाने कहाँ कहाँ, और छोटे उन अपराधों को जो अपराध ही नहीं है। तो इन सब का समाधान पाने के लिए हमको वापस से मूलभूत मनुष्य के नैसर्गिक धर्म को जानने की आवश्यकता है। इसके लिए धर्म महासभा होने चाहिए। जी सर, धन्यवाद। यानी मनुष्य के धर्म पर भी चर्चा की जा सकती है, अंधविश्वास पर चर्चा की जा सकती है। जी, महिपाल सिंह आप। अंधविश्वास, पाखंड, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है पूरे विश्व की। धर्म तो एक अफीम है, कार्ल मार्क्स कह ही चुके हैं। तो मैं तो इन चीजों को बिलीव करते ही नहीं हूँ, मैं इंसानियत में बिलीव करता हूँ, है ना। धर्म बाद में बनाए गए पाखंडियों ने। हाँ, जी हमारे महापुरुष जरूर रहे, महावीर हो, बुद्ध हो, गुरु नानक साहब हो, जितने भी समाज सेवी वो महापुरुष रहे हैं, लेकिन उनके नाम पे पाखंडियों ने जो धर्म बनाए हैं, ये सब जेरूसलेम है ना, वहीं से ये यहूदी नस्ल के लोगों ने निकाला, वहीं से क्रिश्चियन धर्म, वहीं से इस्लाम निकाला। उसके बाद हमारे देशों में भी इन पाखंडियों को कह दिया कि तुम भी इनको धर्म में उलझा दो, तो यहाँ भी हमारे देश में भी इन पाखंडियों ने धर्म में उलझा दिया और हम बटे हुए हैं। अभी क्या स्थिति है कि अभी तो हमारे लोग नेताओं की भक्ति कर रहे हैं। कोई मायावती की भक्ति कर रहा है, कोई चंद्रशेखर की कर रहा है, कोई वामन मेश्राम की कर रहा है। अरे इन नेताओं को बोलो तुम सारे बहुजन नेता एक नहीं होगे तो तुमको पहले जूते से मारेंगे हम। तो हमको ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा, इस पे भी बहुत काम सही। करना पड़ेगा, इस पे भी काम करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो बहुजन समाज जो युवा है वो भटक चुका है, वो चंद्रशेखर के पीछे लगा युवाओं, है ना। तो सब मैनेज हो चुके हैं, चंद्रशेखर मैनेज है, मायावती मैनेज है, लालू, नीतीश लालू, सब ये सब मैनेज है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पॉलिसी के अंतर्गत तो दूसरे बड़े नेता भी मैनेज हो चुके हैं। मैंने वामन मेश्राम साहब को एक लीगल नोटिस जारी करा था, उस पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पॉलिसी के और ये वैक्सीन का जो षड्यंत्र है सब लिखा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इनकी इतनी फटी पड़ी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहता है। शायद मेघराज सिंह जी भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वहीं से निकला सारा, अमेरिका से। बिल गेट्स और वारेन बफेट, ब्लैक रॉक, रॉकचाइल्ड, एलन मस्क, ये 13 खानदान के यहूदी नस्ल के लोग पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं 5G से। तो हमको इस समस्या पे बात करना चाहिए, ना कि जाति धर्म पे। ये तो 30 के बाद वन नेशन वन लीडर वन पॉलिसी वन बैन वन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा पूरी दुनिया में, सारे कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड नील घोषित हो जाएंगे। तो इस पे हम पे काम करना चाहिए। अभी भारत में अगर काम करना है तो हमारे लोग नेताओं की भक्ति में लगे, उस पे भी हमको सुधार करने की जरूरत है। धन्यवाद। यानी जागरूकता की जरूरत है कि क्या किस दिशा में जाना है, क्या एक्चुअल में क्या है जो आपको भविष्य को मतलब सही दिशा में ले जाएगा। जी, उमेश जी, आप क्या सुझाव दें? मैडम, सुझाव मेरी तरफ से यह है कि हम लोगों को वर्तमान समय में एजुकेशन पर काम करना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी में अभी वो एजुकेशन है नहीं है। अभी जो एजुकेशन उनके पास है वो तो सिर्फ शिक्षा की रसीदें हैं, जो डिग्रियां हैं उन्होंने शिक्षा हासिल की है उसकी सिर्फ रसीदें हैं, उनके पास एक्चुअल एजुकेशन नहीं है। जो हमारा समाज है, जो भी ST SC OBC जो भी आप समझते हैं माइनॉरिटीज, तो उनके पास एक्चुअल एजुकेशन नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेशन के हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते, क्योंकि हमें एक सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे काम करना है। क्योंकि जेरेमी बेंथम की एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने बोला कि भाई समाज में सोशल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो हमारे जो समाज में जो एजुकेशन है
वो अच्छे से होना चाहिए और एजुकेशन उसको वो होना चाहिए जो उसमें इथिक्स हो, मोरालिटी हो, उसको तार्किक हो, वो बात को समझ सके और हर व्यक्ति को अपने घर से स्टार्ट करना है। ये आदमी की स्वयं की लड़ाई है। इसके लिए आदमी को घर से तैयार होना पड़ेगा। इसमें मुझे एक वो नीरा फाजली साहब का एक शेर याद आता है, आप थोड़ा अनुमति दें तो मैं बता देता हूँ। उसमें उन्होंने ये बोला था कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक न टूटे सांस, जिए जाना चाहिए। कदम कदम पर दीवारें हैं सामने, यदि कोई न मिले तो खुद से ही उलझ जाना चाहिए। तो हम लोग वकील के प्रोफेशन से आते हैं और हमें अगर कोई नहीं भी है तो खुद से उलझ जाना चाहिए। हमें अपने जो अधिकार है, जो हमारी एजुकेशन है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे जितने भी भाई जो जानते नहीं है या जो एजुकेशन ले चुके फिर भी उसका एक्चुअल औचित्य नहीं समझ पाए हैं, तो हमें एजुकेशन में काम करना बहुत जरूरी है। हमारे समाज को अवेयरनेस में ले जाना है, उनको बताना एक्चुअल चीजें क्या है। तो उनको एथिक्स, मोरालिटी, तार्किक की एजुकेशन की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। राजेश जी कुछ बोलना चाहिए? हाँ, सभी साथियों से एक मेरा सरल सा प्रश्न है। जिस विषय पे मैंने बात रखी है उस पे मेरा एक प्रश्न है। दुनिया में सबसे ज्यादा दंगे किस मुद्दे पे हो गए दुनिया में? मंसूर जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। सभी सबसे ज्यादा धर्म पे हुआ है। अच्छा, ये जो अभी तक दुनिया में सभी लोग जो शासन कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, किस बात के ऊपर कर रहे हैं? इनका आधार क्या है? धर्म के नाम पे। तो सबसे ज्यादा बीमारी जहां है, ऑपरेशन भी वहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस मुद्दे को बीच में रखने की बात रख रहा हूं कि आखिर धर्म है क्या। चाहे अगर चीराफाड़ी करेंगे, बकवास है तो बकवास रहे, सत्य सत्य है, जो भी है, लेकिन इस पर सबको जानकारी होनी चाहिए ताकि इस अंधविश्वास, पाखंड या जो भी है जिससे देश दुनिया डूब रही है। अगर कहें कि हम आदि मानव से यहाँ तक की यात्रा की, विज्ञान ने इसके माध्यम से बहुत सारी तरक्की करी, लेकिन तरक्की को गड्ढे में वापस नीचे कौन ले गया? सबसे ज्यादा रिवर्स किसने किया इस तरक्की को? धर्म नहीं, धर्म और नेताओं ने मिलके। नेताओं ने अपने हथियार, कौन से हथियार का यूज किया है? धर्म का, है ना? तो हमको इसी पे ऑपरेशन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने मेरी बात रखी आपके बीच में जी। और जैसे कि बहुत सारे हमने अभी आज का तो हम मतलब थोड़ा सा लंबा एपिसोड गया है, लेकिन अंतिम एपिसोड था और हमने विभिन्न विचारों को इसमें शामिल किया। और जैसे कि अगले एपिसोड अगर हम कभी शुरुआत करें तो विभिन्न विषय हो सकते हैं, धर्म, अंधविश्वास, एजुकेशन और विभिन्न समस्याएं, तो इन पर हम बात करेंगे। और आज के एपिसोड में जुड़ने वाले आप सभी मेहमानों का, उमेश जी, महिपाल जी और भगवान दास जी, राष्ट्रीय जी, आप सभी का विशेष धन्यवाद। और साथ में इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और आप सभी अपना ख्याल रखें। अगर हम कभी अगली नई शुरुआत करें तो हम उसमें अवश्य फिर साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Megraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5.
How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.